गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक Z = 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक Z = 1 होता है और अतः इसके प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा अतः इसके प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा V = कितनी होगी? -e²/4πε0 r। ठीक है, तो हाइड्रोजन के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा V = क्या होगी? -e²/4πε0 r। तो अब हम V का जो मान है, स्थितिज ऊर्जा का जो ये मान है, वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण में रख देते हैं। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या था? अपने श्रोडिंगर तरंग समीकरण में V का मान रख देते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण था ∇2ψ/del x² +del2ψ/del y² +del2ψ/del z² प्लस 8π² माइनस ब्रैकेट में क्या था? E - V। अब V का मान क्या है? E - V है, तो V का मान अपन क्या रखेंगे? ये वाला कि -e²/4πε0। तो माइनस और ये माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। ये माइनस और वो माइनस प्लस हो गए, तो e²/4πε0 r। e²/4πε0 r psi = 0। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण था। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। नेक्स्ट आता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण का महत्व। श्रोडिंगर तरंग समीकरण का महत्व। नेक्स्ट आता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण का महत्व। श्रोडिंगर तरंग समीकरण का महत्व क्या है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण का महत्व क्या है? इसका पहला महत्व यह है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण का पहला महत्व यह है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा परमाणु कक्षकों की आकृति का निर्धारण किया जाता है। इस समीकरण द्वारा परमाणु कक्षकों की आकृति का निर्धारण किया जाता है। परमाणु कक्षकों की आकृति का निर्धारण किया जाता है जिसमें PDF उपकोष की आकृति श्रोडिंगर तरंग समीकरण के गणितीय हल द्वारा ज्ञात की जाती है। जिसमें PDF उपकोष की आकृति जो है, आकृति श्रोडिंगर तरंग समीकरण के गणितीय हल द्वारा ज्ञात की जाती है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के गणितीय हल द्वारा
गणितीय हल द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा परमाणु कक्षकों की आकृति का निर्धारण किया जाता है, जिसमें पीडीएफ उपकोष की आकृति श्रोडिंगर तरंग समीकरण के गणितीय हल द्वारा ज्ञात की जाती है। अब एस उपकोष की आकृति का निर्धारण श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा नहीं किया जाता है। श्रोडिंगर एस उपकोष की आकृति का निर्धारण श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा नहीं किया जाता है। फिर दूसरा आता है इसका महत्व है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि अवकलन समीकरण है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है वो एक द्वितीय कोटि अवकलन समीकरण है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि अवकलन समीकरण है जिसके अनेक हल संभव है, जिनमें से कुछ तो काल्पनिक होते हैं और कुछ वास्तविक होते हैं। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि अवकलन समीकरण है। द्वितीय कोटि अवकलन समीकरण है जिसके अनेक हल संभव है। जिसके अनेक हल संभव है। जिसके अनेक हल संभव है, जिसमें से कुछ तो काल्पनिक होते हैं, जिसमें से कुछ काल्पनिक होते हैं तो कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि अवकलन समीकरण है जिसके अनेक हल संभव है, जिसमें से कुछ तो काल्पनिक होते हैं और कुछ वास्तविक होते हैं। तीसरा इसका महत्व आता है, कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम की ऊर्जाओं का व्यंजन व्युत्पन्न किया जा सकता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा तीसरा इसका महत्व आता है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम की ऊर्जाओं का व्यंजन व्युत्पन्न किया जा सकता है। हीलियम की ऊर्जाओं का व्यंजन व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम की ऊर्जाओं का व्यंजन व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में चौथा महत्व इसका आता है कि एक विमीय बॉक्स और द्विविमीय बॉक्स में उपस्थित कण की तथा द्विविमीय बॉक्स में उपस्थित कण की ऊर्जाओं का व्यंजन भी व्युत्पन्न किया जा सकता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा। एक विमीय बॉक्स और द्विविमीय बॉक्स, ये अपन एमएससी क्लासेस में पढ़ेंगे। एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा और द्विविमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा, ये एमएससी क्लासेस में पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। तो एक विमीय बॉक्स तथा द्विविमीय बॉक्स उपस्थित
एक विमीय बॉक्स तथा द्विविमीय बॉक्स में उपस्थित कण की ऊर्जा का व्यंजन व्युत्पन्न किया जा सकता है। उपस्थित कण की ऊर्जाओं का व्यंजन व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो एक विमीय बॉक्स और द्विविमीय बॉक्स में उपस्थित कण की ऊर्जाओं का व्यंजन व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है पांचवा इसका महत्व। पांचवा महत्व क्या है कि यह श्रोडिंगर तरंग समीकरण परमाणु कक्षक संकल्पना, श्रोडिंगर तरंग समीकरण परमाणु कक्षक संकल्पना स्टार प्रभाव और जीमान प्रभाव की व्याख्या करता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण परमाणु कक्षक संकल्पना स्टार प्रभाव और जीमान प्रभाव की भी व्याख्या करता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण श्रोडिंगर तरंग समीकरण स्टार प्रभाव और जीमान प्रभाव की परमाणु कक्षक संकल्पना, परमाणु कक्षक संकल्पना स्टार प्रभाव तथा जीमान प्रभाव की भी व्याख्या करता है। तथा जीमान प्रभाव की व्याख्या करता है। ठीक है, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण परमाणु कक्षक संकल्पना स्टार प्रभाव तथा जीमान प्रभाव की व्याख्या करता है। फिर आता है छठा इसका महत्व है कि ई के जो विशिष्ट मान होते हैं, ई ऊर्जा जो है उसके विशिष्ट मानों को आइगेन मान कहते हैं और इसके अनुरूप जो है वो साई के भी अनेक विशिष्ट मान होते हैं जिन्हें तरंग फलन या आइगेन फलन कहते हैं। क्या है? ई के विशिष्ट मानों को आइगेन मान कहते हैं। ई ऊर्जा, ई के विशिष्ट मानों को आइगेन मान कहते हैं। जिसके अनुरूप साई के अनेक विशिष्ट मान होते हैं। साई के अनेक विशिष्ट मान होते हैं। साई के अनेक विशिष्ट मान होते हैं जिसे आइगेन फलन कहते हैं। जिसे आइगेन फलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आइगेन फलन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए श्रोडिंगर तरंग समीकरण के 6 महत्व। ठीक है, उसके बाद में आता है तरंग फलन साई का क्या महत्व है। तरंग फलन साई का क्या महत्व है या फिर उसका भौतिक निर्धारण। तरंग फलन साई का महत्व क्या है? तरंग फलन साई का भौतिक निर्धारण या फिर महत्व।
तरंग फलन साई का भौतिक निर्धारण या महत्व ठीक है, तरंग फलन साई का भौतिक निर्धारण या फिर उसका महत्व। तो पहला इसका महत्व कहता है कि तरंग फलन साई जो है वो इलेक्ट्रॉन के आयाम को दर्शाता है। तरंग फलन साई इलेक्ट्रॉन के आयाम को दर्शाता है या आयाम को व्यक्त करता है, जो x, y, z निर्देशांकों पर निर्भर करता है लेकिन समय पर निर्भर नहीं करता है। तरंग फलन साई इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। तरंग फलन साई इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। आयाम को प्रदर्शित करता है, जो x, y, z अक्षों पर या निर्देशांकों पर निर्भर करता है। निर्देशांकों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो x, y, z निर्देशांकों पर निर्भर करता है लेकिन समय पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन समय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, फिर दूसरा इसका महत्व ये है कि तरंग फलन साई का तो स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं है। तरंग फलन साई का स्वतंत्र रूप से तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन वर्ग तरंग फलन जो है वो इन दो प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। लेकिन वर्ग तरंग फलन जो है वो निम्न दो प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है कि तरंग फलन साई का स्वतंत्र रूप से तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन दूसरा इसका महत्व है तरंग फलन साई का स्वतंत्र रूप से तो कोई महत्व नहीं है। स्वतंत्र रूप से तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन वर्ग तरंग फलन निम्न दो प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। वर्ग तरंग फलन निम्न दो प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। लेकिन वर्ग तरंग फलन जो है वो निम्न दो प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। पहली क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का घनत्व वर्ग तरंग फलन के समानुपाती होता है, अर्थात वर्ग तरंग फलन का मान बढ़ने के साथ किसी निश्चित स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में भी वृद्धि होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का घनत्व वर्ग तरंग फलन के समानुपाती होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का घनत्व वर्ग तरंग फलन के क्या होता है? समानुपाती होता है। वर्ग तरंग
फलन के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का घनत्व वर्ग तरंग फलन के समानुपाती होता है, अर्थात वर्ग तरंग फलन के मान में वृद्धि के साथ, यानी कि अर्थात साई स्क्वायर के मान में वृद्धि के साथ, साई स्क्वायर के मान में वृद्धि के साथ किसी निश्चित स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो वर्ग तरंग फलन के समानुपाती होता है, अर्थात साई स्क्वायर के मान में वृद्धि के साथ किसी निश्चित स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक तो ये इस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। दूसरी ये है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को स्पष्ट करता है। प्रायिकता या संभावना को स्पष्ट करता है। दूसरा क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को स्पष्ट करता है। प्रायिकता या संभावना को स्पष्ट करता है। अच्छा, अब परमाणु में वह त्रिविम स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्चतम होता है, साथ ही साथ वर्ग तरंग फलन का मान भी उच्चतम होता है, वो क्या कहलाता है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। क्या है कि परमाणु में वह त्रिविम स्थान, क्या है, परमाणु में वह त्रिविम स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या संभावना तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्चतम होता है, घनत्व उच्चतम होता है, साथ ही वर्ग तरंग फलन का मान भी उच्चतम होता है तथा वर्ग तरंग फलन का मान भी उच्चतम होता है। वर्ग तरंग फलन का मान भी उच्चतम होता है। वर्ग तरंग फलन का मान भी उच्चतम होता है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, कक्षक या ऑर्बिटल, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में
ये हो गया, ये इन दो प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट तीसरा महत्व इसका आता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। तीसरा महत्व है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को निम्न रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को निम्न रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू प्रायिकता, P इज इक्वल टू परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को निम्न संबंध द्वारा दर्शाते हैं, निम्न रूप में दर्शाते हैं। तो प्रायिकता P इज इक्वल टू साई XYZ इंटू साई स्टार XYZ। अब साई जो है वो एक काल्पनिक मान है, साई एक काल्पनिक मान है, अतः इसे साई एक काल्पनिक मान है, अतः इसे वास्तविक बनाने के लिए साई क्या है, एक काल्पनिक मान है, अतः इसे वास्तविक बनाने के लिए साई स्टार जटिल संयुग्मी से गुणा किया जाता है। साई स्टार जटिल संयुग्मी से गुणा किया जाता है। ठीक है, साई एक क्या है, काल्पनिक मान है, अतः इसे वास्तविक बनाने के लिए साई स्टार जटिल संयुग्मी से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। फिर तरंग फलन वास्तविकता के रूप में निम्न गुणों को प्रदर्शित करता है। चौथा इसका महत्व क्या आता है, तरंग फलन वास्तविकता के रूप में निम्न गुणों को प्रदर्शित करता है। तरंग फलन, चौथा तरंग फलन वास्तविकता के रूप में निम्न गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तरंग फलन वास्तविकता के रूप में निम्न गुणों को प्रदर्शित करता है। पहला क्या है गुण, कि प्रत्येक स्थान या बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु या स्थान पर तरंग फलन का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। प्रत्येक बिंदु या स्थान पर, प्रत्येक बिंदु या स्थान पर तरंग फलन का मान समान होना चाहिए। तरंग फलन का मान समान होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक बिंदु या स्थान पर तरंग फलन का मान समान होना चाहिए। दूसरा ये गुण है कि तरंग फलन का मान जो है वो सतत होना चाहिए। तरंग फलन का मान सतत
होना चाहिए। ठीक है, तरंग फलन का मान सतत होना चाहिए। तरंग फलन का मान सतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। तीसरा इसका गुण है कि परमाणु में प्रदर्शित तरंग फलन, परमाणु में प्रदर्शित तरंग फलन परिमित या फाइनाइट होना चाहिए। परमाणु में प्रदर्शित तरंग फलन, परमाणु में प्रदर्शित तरंग फलन परिमित या फाइनाइट होना चाहिए, या फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, परिमित या फाइनाइट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पांचवा इसका महत्व ये है कि, पांचवा महत्व ये है कि तरंग फलन, चौथा इसका पॉइंट यह है कि तरंग फलन जो है, तरंग फलन में परिवर्तन निम्न परिस्थितियों में दर्शाते हैं। तरंग फलन में परिवर्तन निम्न परिस्थितियों में दर्शाते हैं। चौथा, पांचवा इसका महत्व है तरंग फलन में परिवर्तन निम्न परिस्थितियों में दर्शाया जाता है। तरंग फलन में परिवर्तन निम्न परिस्थितियों में दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो समाकलन माइनस अनंत से प्लस अनंत लिमिट लगा दी। समाकलन माइनस अनंत से प्लस अनंत, साई एक्स वाई जेड इंटू साई स्टार एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तरंग फलन में परिवर्तन निम्न परिस्थितियों में दर्शाया जाता है। समाकलन साई एक्स वाई जेड इंटू साई स्टार एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 1, या समाकलन साई इंटू साई स्टार इंटू डी टॉ इज इक्वल टू 1, या ऊपर लिखती हूं मैं, या पूर्ण समाकलन का चिन्ह मॉड्यूलस साई स्टार मॉड्यूलस डी टॉ इज इक्वल टू 1। पूर्ण समाकलन मॉड्यूलस साई स्क्वायर मॉड्यूलस डी टॉ इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो चिन्ह है ये किसको दर्शाता है? पूर्ण समाकलन को दर्शाता है। जहां ये जो चिन्ह है वो पूर्ण समाकलन को दर्शाता है, पूर्ण समाकलन को दर्शाता है, पूर्ण समाकलन को दर्शाता है। और डी टॉ जो है वो सभी निर्देशांकों के लिए सम्मिलित रूप से प्रयुक्त किया जाता है। सभी निर्देशांकों के लिए
सम्मिलित रूप से प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये हो गया तरंग फलन साई का महत्व। अब जो ये ऊपर तरंग फलन साई का क्या हो गया, महत्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अधिशोषण। ये अपने क्वांटम का इसका पार्ट पूरा हो गया है, क्वांटम का पार्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट अपने टॉपिक स्टार्ट होता है अधिशोषण। क्वांटम का पार्ट पूरा हो गया एक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अधिशोषण। अधिशोषण, ठीक है। अधिशोषण क्या होता है? सबसे पहले अधिशोषण क्या होता है, तो किसी ठोस या द्रव की सतह पर, किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य पदार्थ के अणुओं का आकर्षण बल द्वारा जुड़ना। किसी ठोस या द्रव की सतह पर, किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य पदार्थ के अणुओं का, अन्य पदार्थ के अणुओं का आकर्षण बल द्वारा जुड़ना। अणुओं का किसी आकर्षण बल द्वारा जुड़ना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। आकर्षण बल द्वारा जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। किसी ठोस या द्रव की सतह पर, किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य पदार्थ के अणुओं का आकर्षण बल द्वारा जुड़ना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे सिलिका जेल है, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, चारकोल,